नमस्कार सभी को। मेरा नाम है रोहित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द बुद्धा क्लासेस में या बुद्धा एकेडमी पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज की जो हमारी क्लास है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है। और इस ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत के नदी बेसिन के बारे में हम बात करेंगे। ये हमारा आज नया चैप्टर है क्योंकि दो चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं पहले एक चैप्टर की बात कर देता हूँ कि दो चैप्टर जो अभी तक हो चुके हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आप बुद्धा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर जाइए और उसमें आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत जो पहला चैप्टर मिलेगा, उस पहला चैप्टर का नाम है भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा और इससे कम से कम आपको एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। जिस ज्योग्राफी के अंतर्गत जो ज्योग्राफी का जो हमारा पार्ट है, उस पार्ट का जो पहला ही हमारा चैप्टर है उसे हम भारत का सामान्य परिचय कहते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत। अब सामान्य परिचय का मतलब होता है कि पूरे तरीके से भारत के बारे में जान लेना कि क्या क्या है उसके अंतर्गत, कि भारत में कितने राज्य हैं, भारत का नाम क्या है, भारत के कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कितने देशों के साथ इसकी सीमा लगती है, किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है, किस देश के साथ सबसे कम सीमा रेखा लगती है, जलीय सीमा रेखा कितनी है, ठीक है। और बंगाली खाड़ी किधर है, अरब सागर किधर है, पाक जल संधि कहाँ पर है, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, खंबात की खाड़ी कहाँ पर है, ठीक है। और इसी के साथ साथ कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है। यानी पूरी तरीके से मैंने भारत का एक सामान्य परिचय वहां बताया था। आप मेरी क्लास ज्वाइन कीजिए, आप वहां पर बहुत सारी चीजों को देखोगे। आपको हो सकता है किसी और प्लेटफॉर्म पर ये चीजें ना मिले, लेकिन यहाँ पर आपको पूरी चीजें मैं दे रहा हूँ और मैं पूरी क्लासेस वहां पर करा रहा हूँ। आप मेरे साथ जुड़ जाइए। जो अभी तक बुद्धा प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं, आप यहाँ पर जुड़ जाइए। और मैं फिर से आपसे वही बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कम सब्सक्राइबर देख करके मत जाइए। आप रुकिए कुछ देर, वीडियो देखिए, आप पूरी वीडियो देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को आगे कंटिन्यू रखिए, पसंद नहीं आए तो आप अन्यथा की स्थिति में आप वीडियो छोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे मत शेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मत शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी आप शेयर करना आगे। लेकिन उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना जिनको आवश्यकता है, जिनको ज्योग्राफी समझ नहीं आती है अच्छी तरीके से। मैं यहाँ एक एक वर्ड आपको बताऊंगा, एक एक शब्द आपको समझाऊंगा ज्योग्राफी के अंतर्गत, और विद मैपिंग के माध्यम से मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारा भारत का सामान्य परिचय हो चुका है। दूसरा चैप्टर हमारा जो हो चुका है उसमें भारत की भू आकृतिक संरचना। भारत की भू आकृतिक भू आकृतिक संरचना। भारत की भू आकृतिक संरचना हमारा चैप्टर नंबर 2 है। और अब हम जो चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं उसका नाम है भारत के नदी बेसिन, भारत की प्रमुख नदियां या नदी बेसिन, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है और इसी को लेकर के हमें आज चर्चा करनी है। आइए चलते हैं इस टॉपिक की ओर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो आज अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक है भारत के नदी बेसिन और आप मेरे साथ देख सकते हैं मैप के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपका पूरा गोदावरी नदी बेसिन, गंगा नदी बेसिन, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, ये भारत के प्रमुख बड़े बड़े नदी बेसिन है। कौन सा क्या है आप मेरे साथ मैप के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के नदी बेसिन। पहले तो हम देखेंगे नदी बेसिन होता क्या है। सबसे पहले हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो पहले उसकी डेफिनेशन को जानना बहुत जरूरी होता है कि वास्तव में इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कि नदी बेसिन किसे कहते हैं। तो भाई साहब, हम नदी बेसिन की बात करें तो परिभाषा इसकी देख लेते हैं, परिभाषा क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे परिभाषा। नदी बेसिन की परिभाषा क्या होती है। बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा कि परिभाषा क्या है इसकी। तो मेरे प्यारे भाइयों एंड दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं। तो याद रखना कि परिभाषा किसे कहते हैं। तो याद रखना, परिभाषा नदी बेसिन किसे कहा जाता है। तो हम क्या याद रखेंगे कि जब कोई मुख्य नदी जब कोई मुख्य नदी अपनी सहायक सहायक व उप सहायक जब कोई मुख्य नदी अपनी सहायक व उप सहायक नदियों के साथ नदियों
के साथ, नदियों के साथ जल का अपवाह करती हैं, अपवाह करती हैं, उसे क्या कहते हैं जी? नदी बेसिन कहते हैं। यानी जब कोई मुख्य नदी कैसे, जैसे कि हम एग्जाम्पल पे लेते हैं कि आप कहोगे सर ये मैथ की क्लासेस नहीं है, ज्योग्राफी की क्लासेस है, आप एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो? देखिए भाई साहब, मैं इसलिए कह रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि आपको जिससे कि चीजें समझ आ जाए, बेहतर तरीके से आ जाए। तो जैसे कि हमारा गंगा नदी की हम बात करें तो हमारी गंगा नदी है, ठीक है, ये हमारी गंगा नदी है। और गंगा नदी हमारी जाती है कहाँ? इधर बंगाल की खाड़ी में। मैं बंगाल की खाड़ी लिख देता हूँ इधर, बंगाल की खाड़ी। तो ये क्या है हमारी? ये जो है हमारी, आप कहोगे जी ये गंगा नदी है। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में आ रहा है कि ये तो गंगा नदी है, तो ये गंगा नदी कहाँ आकर के बनती है? तो भाई साहब याद रखना, यहाँ पर एक देव प्रयाग बनता है। देव प्रयाग में दो नदियां आकर के मिलती हैं, एक का नाम होता है अलकनंदा और एक का नाम होता है भागीरथी। भागीरथी का उद्गम जो होता है वो कहाँ होता है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकल कर आती है और सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकल करके आती है। और इन दोनों नदियों का जो संगम होता है वो कहाँ होता है? देवप्रयाग में होता है। और इसके बाद ये हरिद्वार की तरफ निकलती है, हरिद्वार के मैदानों में बहती है और उसके बाद ये कहाँ? उत्तर प्रदेश में बिजनौर में प्रवेश करती है और गंगा नदी कहलाती है। वहां से जब निकलती है तो वहां से गंगा नदी नहीं निकलती है। लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है, हम जो टॉपिक पर चलते हैं वापस। तो गंगा नदी, और आपको पता है कि कुछ गंगा की कुछ सहायक नदियां हैं। इन सहायक नदियों की हम बात करें तो देखिए यहीं से निकलती है आपके यमुना नदी। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से आगे जाकर के इलाहाबाद में मिल जाती है। और कुछ भैया इसकी भी सहायक नदियां हैं, गंगा की भी, यमुना की सहायक नदी जिसे बोलते हैं हम चंबल। एक नदी यहाँ पे सिंध, एक नदी है बेतवा और एक नदी है जी केन। ये यमुना की सहायक नदियां हैं और ये नदियां हो गई आपके। और भाई साहब इधर की बात करें तो इधर आपको पता है, इधर से देखिए आप यहाँ पे, जैसे रामगंगा है, गोमती है, गंडक है, कोसी है, ठीक है। तो भाई साहब ये कौन सी नदी है? आप कहोगे जी ये जो नदी है इसको बोलते हैं हम रामगंगा। क्या बोलते हैं? राम गंगा, गोमती, ठीक है, गंडक, कोसी, ठीक है। रामगंगा, गंडक, कोसी, और ये केन है, बेतवा है, सिंध है, चंबल है। तो ये भाई साहब ये कौन सी नदी हो गई? तो ये नदी आप कहोगे जिस नदी को बताइए हमें, ये इसका नदी का नाम है यमुना। तो अब हमने जो ये परिभाषा लिखी है, इस परिभाषा की डेफिनेशन आप यहाँ से समझिए कि मैंने कहा जब कोई मुख्य नदी, तो मुख्य नदी कौन सी होगी? गंगा। जब कोई मुख्य नदी अपनी सहायक, तो सहायक नदियां कौन सी? गंगा की, गंगा की ये सभी कौन सी हो गई? सहायक नदियां हो गई। ये सभी सहायक नदियां हैं, ठीक है, ये सहायक नदियां हैं। और एक ये सहायक नदी है यमुना, तो ये यमुना सहायक नदी हो गई। और इनकी भी उप सहायक नदियां, ये उप सहायक नदियां हैं। ये रही उप सहायक नदियां, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। तो ये भाई साहब गंगा की उप सहायक नदियां, यानी कहने का मतलब है कि जब कोई मुख्य नदी अपनी सहायक और उनकी भी सहायक नदियों के साथ जल का अपवाह करती है तो इस पूरे को क्या कहते हैं? नदी बेसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? नदी बेसिन। यानी जब कोई मुख्य नदी अपनी सहायक और उपसहायक नदियों के साथ जल का अपवाह करती है किसी क्षेत्र से तो उसे उस नदी का नदी बेसिन कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो चंबल नदी है ये डायरेक्ट गंगा से ना मिल करके ये यमुना के माध्यम से गंगा में मिल रही है, इसलिए इसे नदी बेसिन कहा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूं आपको क्या करना है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इससे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। 2 मिनट में अलग हो जाता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे कि भारत के जो नदी बेसिन है वो कितने होते हैं और भाई साहब नदी बेसिन कितने प्रकार के होते हैं। अभी तो हमने नदी बेसिन देखा है, तो अब हम क्या करेंगे? नदी बेसिन के प्रकार देखेंगे। नदी बेसिन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार के। कौन कौन से? नदी बेसिन की बात करें तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं नदी बेसिन, ठीक है। एक है आपका दीर्घ नदी बेसिन,
एक आपका दीर्घ नदी बेसिन, दीर्घ नदी बेसिन, ठीक है, दीर्घ है, दीर्घ नदी बेसिन, ठीक है, मध्य नदी बेसिन, नदी बेसिन, और भाई साहब तीसरा जो आता है उसे बोलते हैं लघु नदी बेसिन, लघु नदी बेसिन, ठीक है जी, लघु नदी बेसिन। एक आपका दीर्घ नदी बेसिन, एक आपका मध्य नदी बेसिन और एक आपका लघु नदी बेसिन जो होते हैं। अब आप कहोगे जी इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तो मैं बता दूं आपको इन तीनों में क्या डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस देख लीजिए थोड़ा सा। जब किसी नदी का अपवाह क्षेत्र, ठीक है, मैंने अपवाह नहीं बताया आपको, अपवाह क्या होता है देखिए। एक हमारी नदी जा रही है, तो नदी जो जिस क्षेत्र से होकर निकलती है, नदी की एक विशेष धारा जहां से वो निकलती है और जिस स्थान से वो समाप्त होती है, यानी यहां से यहां तक का जो ये जल इसका प्रवाह होता है, इसे जल का अपवाह कहते हैं। किसी नदी का अपवाह क्या कहते हैं, अपवाह यानी किसी क्षेत्र विशेष से उस नदी की जो मुख्य धारा होती है जो गुजरती है, उसे नदी का, उस क्षेत्र से उस नदी का उसे अपवाह कहा जाता है, और जिस क्षेत्र से निकलती है उसे अपवाह क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी बात करेंगे इसको लेकर के, यानी मुख्य नदी किन किन क्षेत्रों से निकल कर जाती है, अपवाह क्षेत्र कहते हैं। ठीक है जी। अब आप क्या कहोगे दीर्घ नदी बेसिन होता क्या है, तो देखिए दीर्घ नदी बेसिन जब किसी नदी का जब किसी नदी का अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक होता है, उसे दीर्घ नदी बेसिन कहते हैं। कितने क्या कहते हैं, दीर्घ नदी बेसिन कहते हैं। जब किसी नदी का अपवाह क्षेत्र 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक होता है, उसे क्या कहा जाता है, दीर्घ नदी बेसिन कहा जाता है। अपवाह क्षेत्र कैसे है जी, ये अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र कौन सा होता है, मैंने ये बताया ना अपवाह क्षेत्र क्या होता है, कि जब कोई मुख्य नदी का जो, जब किसी मुख्य नदी का जो मुख्य विशेष जल की धारा होती है, उस जो किसी एक क्षेत्र से निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं, नदी अपवाह क्षेत्र कहते हैं। लेकिन नदी बेसिन क्या होता है, पूरा एक सिस्टम बना होता है, यानी पूरी सहायक और उपसहायक नदियों के साथ जल अपवाहित करती है। तो ये क्या है, 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक होता है। ठीक है, 20 स्क्वायर से अधिक होता है, मैंने यहाँ अधिक नहीं लिखा है, आप अधिक लिख दीजिए यहाँ पे, से अधिक होता है। कहाँ होता है, अधिक होता है, होता है, उसे क्या कहते हैं, अपवाह यानी दीर्घ नदी बेसिन कहते हैं। अब बात आती है आपके कि मध्य नदी बेसिन क्या होता है, तो मध्य नदी बेसिन जो होता है कि जब किसी, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं कि आप जैसे सिर्फ आपको समझना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, देखिए कैसे। देखिए 20,000 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से कम, तथा, ठीक है, 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक तथा 2,000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक हो, अधिक हो, यानी जब किसी नदी का अपवाह क्षेत्र 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से कम तथा 2,000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक होता है, तो ऐसे नदी बेसिनों को मध्य नदी बेसिनों की श्रेणी में रखा जाता है। आप कहोगे जी एग्जाम में क्या आते हैं, देखिए मेरे भाई कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, आपको कुछ पता नहीं है। देखिए क्योंकि ना तो मैं एग्जामिनर के पास बैठ करके आता हूँ, और ना ही भैया जो भी ये बात बोले कि ये बिल्कुल नहीं आता है और एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा और क्यों पढ़ा रहा है इसे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए अगर कोई टीचर वीडियो देखता है तो हमेशा यह याद रखना कि टीचर कभी ये नहीं चाहता कि किसी दूसरे टीचर को, हाँ बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, देखिए मेरे बहुत सारे टीचर आइडियल हैं। तो सबसे पहले आइडियल है, मैं उन्हें मानता हूँ, जो आपको पता है दृष्टि कोचिंग सेंटर के ओनर है, मेरे आइडियल हैं। ठीक है, आकाश दिव्य कीर्ति सर, और उसके साथ साथ तीसरे में दूसरे अवध ओझा सर, और तीसरे एक आपको पता है प्रवीण कुमार सर हैं, जो आपको पता है एडुटेरिया के कोचिंग सेंटर के मालिक हैं वो। तो मैंने तीन जो मेरे आइडियल हैं उन्हीं को देख करके मैं सीखता भी हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मैं उनसे सीखता हूँ, मैं देखता भी हूँ उनकी क्लासों को। ठीक है, तो
मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि परीक्षा में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है और इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है इस समय। एक वैकेंसी के लिए 100 बच्चे आ रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। आपको पता है कि अभी देखिए अभी मैंने न्यूज़पेपर देखा था तो उसमें स्टेटस देखा था मैंने किसी के मोबाइल का, तो उस पर लिखा हुआ था कि 53,000 वैकेंसी यूपी पुलिस में आने वाली है जुलाई 15 जुलाई तक। तो सोचिए उसमें 53,000 वैकेंसियां हैं। तो सरकार वहाँ पे न्यूज़पेपर में एक छोटा सा आर्टिकल्स भी लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि इस एग्जाम को करने के लिए दो एजेंसियां पहले तो तैयार हो चुकी हैं, लेकिन परीक्षा फॉर्म जो भरने की जो संभावना है वो 25 लाख से भी ज्यादा बताई गई है। यानी 25 लाख स्टूडेंट जो है, 25 लाख परीक्षार्थी एग्जाम फॉर्म भरेंगे। अब लगा लीजिए आप 53,000 वैकेंसियां हैं, 25 लाख लोग भरेंगे तो लगा लीजिए कि कितने 24,50,000 बच्चे बाहर जाएंगे निकल के। अरे तो आंकड़े अभी सिर्फ उन्होंने बताया कितने भरने की संभावना है, जरूरी नहीं है कितने भरेंगे भाई साहब, करोड़ों भी पहुंच सकते हैं, बेरोजगारी का आलम इतना है। ठीक है चलिए कभी वो चलिए तो हम बात करते हैं अब। तो 2,000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर से अधिक तथा 2,000 किलोमीटर से कम का 2,000 किलोमीटर से अधिक और 20,000 किलोमीटर से कम का जो अपवाह क्षेत्र होता है किसी नदी का, उसे मध्य नदी बेसिन की श्रेणी में रखा जाता है। अब वहीं बात करें हम कि ये लघु नदी बेसिन क्या होता है, तो इसमें क्या होगा कि जब किसी, यहाँ पे लिख सकते हैं आप जब किसी, तो हम मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ कि 2,000 किलोमीटर स्क्वायर से कम। आप खुद समझ जाइए यहाँ पे कि 2,000 किलोमीटर स्क्वायर से कम, तो इसका मतलब है कि जब किसी नदी का अपवाह क्षेत्र 2,000 किलोमीटर स्क्वायर से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं, लघु नदी बेसिन कहते हैं। भारत में कुल नदी बेसिनों की संख्या की बात करें तो भाई साहब 113 है। कितने हैं जी नदी बेसिन जो है, कुल कुल नदी बेसिन 113 है। कितना है जी 113। भारत में कुल नदी बेसिनों की जो संख्या है वो 113 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कुल नदी बेसिन, कुल बेसिन कितने हैं, कुल बेसिन है 113। ठीक है बेसिन कितने हैं 113, जिनमें से इनको भी 3 भागों में बांटा गया। देखिए कौन से, हम दीर्घ की बात करें कि दीर्घ कितने हैं, तो दीर्घ नदी बेसिन जो है आपके इधर मैं लिख देता हूँ, तो मैं चलिए इसको देख लीजिए दीर्घ नदी बेसिन। ठीक है इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 14। दीर्घ नदी बेसिनों की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या, बड़े बड़े दीर्घ नदी बेसिन 14 हैं। मध्य नदी बेसिन की बात करें तो इनकी संख्या 44 है। और इधर की बात करें तो लघु नदी बेसिन इनकी संख्या 55 है। ठीक है 55 इनकी संख्या है। तो दीर्घ नदी बेसिनों की संख्या 14 है, मध्य नदी बेसिनों की संख्या 44 है भारत में, और इसी के साथ साथ जो लघु नदी बेसिन है, छोटे छोटे नदी बेसिन है, उनकी संख्या 55 बताई गई है भारत के नदी बेसिनों में। ठीक है 113 है कुल मिलाकर, देख लीजिए आप। ठीक है कुल मिलाकर के आपको 113 ही मिलेंगे, तो कुल नदी बेसिन 113 है। अब हम बात करेंगे दीर्घ नदी बेसिनों की कि दीर्घ नदी बेसिन होता क्या है। ठीक है चले देखिए दीर्घ नदी बेसिन, अब मैं भारत के दीर्घ नदी बेसिनों को गिनवा देता हूँ आपको, 14 कौन कौन से हैं। तो देखिए दीर्घ नदी बेसिन, जिनकी संख्या 14 है। ठीक है नंबर फर्स्ट, पहला आएगा आपका सिंधु नदी। ठीक है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है नंबर 4। ठीक है नंबर 4 की बात करें तो माही। नंबर 5 साबरमती। नंबर 6 गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है कावेरी, तो कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है। महानदी। ठीक है नंबर 10 नर्मदा, तापी। ठीक है तो कुल मिलाकर के 14 दीर्घ नदी बेसिन हैं।
जिनमें से बराक है, साबरमती है, स्वर्ण रेखा है। ठीक है, तो बराक, साबरमती और स्वर्ण रेखा, ये कुछ मुख्य दीर्घ नदी बेसिन हैं जो मुख्य दीर्घ नदी बेसिनों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आप देखिए, अब आप कहोगे कि ये तो है, ये जो संख्या जो बताई गई है ये क्या है कि आपके दीर्घ नदी बेसिन है, क्या बाकी अन्य के नदी बेसिन नहीं है? देखिए मैंने क्या कहा था, नदी बेसिन होता क्या है, आप थोड़ा सा पीछे जाइए, रिवाइज कीजिए अपनी। ठीक है, इस समय का अपना 5 मिनट इंपोर्टेंट जो आपने दिया है अभी तक उसको निकालिए और पीछे जाइए, आप शुरू में जाइए और वहां पे आप याद रखिए कि मैंने क्या कहा था। मैंने कहा है कि नदी बेसिन किसे कहते हैं कि जब कोई मुख्य नदी अपनी सहायक और उपसहायक नदियों के साथ जल का प्रवाह करती है तो उसे क्या कहते हैं जी? नदी बेसिन कहते हैं। मैंने ये बताया था ना। तो भाई साहब ये देखिए, ये दीर्घ नदी तंत्र है हमारे, दीर्घ नदी बेसिन है। क्यों? सिंधु, सिंधु की सहायक नदियां, सिंधु किसी की सहायक नदी नहीं है। गंगा, गंगा की सहायक नदियां हैं, गंगा किसी की सहायक नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र, हाँ ब्रह्मपुत्र आप कहोगे, ब्रह्मपुत्र हाँ जी सहायक नदी है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र भी एक अपने आप में नदी है, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ये बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती है, तो इसलिए मानी जाती है कि गंगा की सहायक नदी ब्रह्मपुत्र है, क्योंकि कहाँ मिलती है? आकर के बांग्लादेश में। तो इसका मतलब है ये आपका दीर्घ नदी तंत्र में आता है, लेकिन इस ये अपने आप में एक नदी है बड़ा। माही, माही किसी की सहायक नदी नहीं है, अपने आप जाके कहाँ गिरती है? खंबाती खाड़ी में। साबरमती खंबाती खाड़ी में जाके गिरती है। और गोदावरी, गोदावरी अपने आप में नदी है, नदी तंत्र बनाती है सहायक उपसहायक नदियों के साथ मिलकर के। कृष्णा, कृष्णा की भी बहुत सारी सहायक उपसहायक नदियां हैं। ठीक है, कावेरी नदी, कावेरी भी अपने आप में देखिए दीर्घ नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। महानदी किसी में नहीं मिलती है, खुद अपनी नदी है। नर्मदा किसी में नहीं मिलती है, इसमें आगे सहायक नदी मिलती है। तापी, ठीक है, तापी नदी, बराक, साबरमती, स्वर्णरेखा, ये सभी नदियां कहाँ है? ठीक, अच्छा साबरमती मैंने 2 बार लिख दिया, चलिए साबरमती मैंने 2 बार लिख दिया है। ठीक है, माही नदी, ठीक है, तापी, साबरमती, बराक, स्वर्णरेखा, कावेरी, नर्मदा, महानदी। ठीक है, और एक आती है आपकी लूनी। ठीक है, लूनी नदी, क्योंकि लूनी नदी भी क्या है आपका एक उसके अंतर्गत आती है लूनी नदी। ठीक है, तापी है, अच्छा साबरमती मैंने, ठीक है 2 बार कर दिया मैंने। ठीक है, और ये क्या है? बराक नदी। तापी है या ताप्ती, तापी या ताप्ती, ठीक है, लूनी, और ये क्या है? बराक नदी। नंबर 13 बराक नदी, ये मैंने 2 बार लिख दिया था यहाँ पे। ठीक है, बराक नदी। तो ये क्या है? सब अपने आप में प्रमुख नदियां हैं, ये किसी की सहायक नदियां नहीं है, ये अपने आप की नदी हैं। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? इन्हें दीर्घ नदी तंत्र कहते हैं, नदी बेसिन के, सॉरी दीर्घ नदी बेसिन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलिए अब आगे चलें। देखिए कुछ भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नदी है, अंतर्राष्ट्रीय नदी को देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, मेन मेन टॉपिक को बात करेंगे। तो भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय नदी, पहले तो जानिए कि अंतर्राष्ट्रीय नदी किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नदी क्या होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नदी किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नदी होता क्या है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नदी किसे कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय नदी वह नदी होती है जो एक देश से तो जाती है निकल कर, लेकिन एक देश के साथ साथ अन्य देशों के साथ भी जाती है, अन्य देशों से निकल कर भी जाती है। उस नदी को अंतर्राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। यानी वह नदी जो एक देश से ना एक देश के साथ साथ अन्य देशों से भी होकर के निकलती है। ठीक है, उसे अंतर्राष्ट्रीय नदी कहते हैं। जैसे गंगा नदी कहाँ से जाती है? भारत और बांग्लादेश। ठीक है, आपके गंडक नदी कहाँ से? आपके निकलती है नेपाल से, नेपाल के साथ साथ भारत में आती है। कोसी नदी, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नदी है। इसके साथ साथ सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, सतलज है, व्यास है, रावी नहीं है। रावी को आप छोड़ दिए, सॉरी रावी भी है, व्यास नहीं है। व्यास को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि व्यास कहाँ तक, कहाँ से जाती है? व्यास आपके रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और ये आगे जाकर के हरि के बैराज के पास सतलज में मिल जाती है। ठीक है, तो व्यास नदी नहीं है। तो इसके साथ साथ सतलज नदी है, सतलज नदी आपकी अंतर्राष्ट्रीय नदी है। इसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र आपकी अंतर्राष्ट्रीय नदी है। और बाकी सब नदियां अंतर्राष्ट्रीय, मतलब जो भारत जो केवल एक देश से जाती हैं उन्हें राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। जो एक ही देश की सीमा में रहती है और राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नदी एक से अधिक देशों की सीमाओं में होकर के जाती है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। ठीक है, चलिए भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन कौन सी है? तो भाई साहब अंतर्राष्ट्रीय नदी नाम क्या है इसका? एक का नाम है
सिंधु नदी, क्या नाम है? सिंधु। तो सिंधु है, सिंधु है इसकी सहायक नदियां, इसकी सहायक, सिंधु है इसकी सहायक नदी, क्योंकि सभी सहायक नदियां कहाँ जाती हैं? अंतर्राष्ट्रीय नदी में है वो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं, क्योंकि भारत से भी जाती हैं, तिब्बत, ठीक है, भारत से भी, क्योंकि सतलज आपके कहाँ? तिब्बत में है, भारत में है, और इसके बाद पाकिस्तान चली जाती है सिंधु। वैसे वो ब्यास को छोड़ करके, ब्यास नदी को छोड़ देना। उसके बाद गंगा नदी, ठीक है, गंगा, गंगा नदी, गंगा नदी, ठीक है, तो गंगा नदी। और गंगा की कुछ सहायक नदियां जैसे गंडक है, गंडक है, कोसी है, ठीक है, गंडक है, कोसी है, और देखिए एक और आती है काली करनाली नदी बोलते हैं, शारदा नदी भी कहते हैं इसे। तो ये सभी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नदी, क्योंकि दो देशों के साथ सीमा बनाती है ये। और इसके बाद यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है, क्या है जी? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो याद रखना ये सभी नदियां क्या है? ब्रह्मपुत्र होगी। और इसके साथ साथ बराक नदी, बराक नदी भी क्या है? एक अपने आप में, बराक नदी। तो बराक नदी भी क्या है भैया? अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय नदी बनाती है, याद रखना। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय नदी की श्रेणी में आती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मेन मेन टॉपिक की, उसके बाद हम टॉपिक आज का यहीं पर खत्म करेंगे। तो देखिए पहला, भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत में कुल नदियों की संख्या, भारत में कुल नदी, कुल नदी कितनी है जी? 4000 से अधिक है, ठीक है। भारत में कुल नदी कितनी है? 4000 से अधिक बताई गई हैं कुल नदियां, लेकिन मुख्य नदी कितनी है भारत में? ठीक है, मैंने 200 ही पढ़ा है, 200। मुख्य नदी कितनी है? 200 नदियां। तो मुख्य जो है वो 200 है, वैसे 4000 मुझे एक सूटेबल नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि वो 4000 नदी, 4000 से अधिक भारत में नदियां हैं। हो सकता है मिस प्रिंटिंग होगी हो, क्योंकि मैंने बुक में पढ़ा था 4000 से अधिक नदियां, लेकिन मैंने जो ऑथेंटिक बुक पढ़ी थी उसमें 200 मुख्य नदी बताई गई है भारत की। तो भारत की मुख्य नदियां कितनी है? 200 नदियां हैं, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी भारत की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, गंगा, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2510 किलोमीटर भी आता है, पर 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। भारत की सबसे छोटी नदी भारत की सबसे छोटी, ठीक है, इसका नाम है अरवरी नदी, अरवरी नदी सबसे छोटी है। और अरवरी नदी, और ये राजस्थान में राजस्थान से निकलती है, ठीक है, याद रखना, भारत की सबसे छोटी नदी है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ वार्षिक अपवाह क्षेत्र की, भारत के कुछ भारत के, ठीक है, यानी नदियों का कुछ वार्षिक अपवाह कितने प्रतिशत है, और कितना प्रतिशत है, कौन सी नदी सबसे अधिक अपवाहित करती है, एक वर्ष में सबसे अधिक अपवाह क्षेत्र रखती है, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो इसका, ठीक है। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ये, चलें आगे, ठीक है। चलिए देखिए, भारत की सबसे चौड़ी नदी, ठीक है, सबसे चौड़ी और गहरी, चौड़ी व गहरी नदी। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी लिख लीजिए आप, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इसका नाम है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी, इस नदी को जानते हैं ब्रह्मपुत्र के नाम से। और भाई साहब एक चीज और याद रख लेना आप यहाँ पे, कि हम अब बात करेंगे वार्षिक जल अपवाह की, यानी नदी के वार्षिक जल अपवाह, ठीक है, नदियों का, ठीक है, वार्षिक अपवाह, अपवाह कितने प्रतिशत होता है, नहीं कौन सी नदी सबसे अधिक जल अपवाहित करती है एक वर्ष में। तो याद रखना जी भाई साहब, यहाँ पे आपको याद रखना है, तो क्या याद रखना है, देखिए कैसे,
छह नदियां हैं भारत की जो सबसे अधिक जल अपवाहित करती हैं, तो नंबर 1 पर आती है सबसे पहले, इसको बोलते हैं हम ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी एक वर्ष में 33.8% जल का अपवाह करती है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में 33.8% जल का अपवाह करती है एक वर्ष में। ठीक है, वहीं दूसरे नंबर पे कौन सी आ जाएगी जी, वो आप कहोगे गंगा नदी। ठीक है जी, गंगा नदी। गंगा नदी 25.2% का अपवाह करती है एक वर्ष में, गंगा नदी। और भाई साहब वहीं बात करें आपके गोदावरी की, तो गोदावरी जो नदी है, ठीक है, दक्षिण भारत की, इसे गंगा भी कहा जाता है और बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, वृद्ध नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो भाई साहब तीसरी सबसे जो बड़ी नदी आती है जो एक वर्ष में अपवाह करती है, इसका नाम क्या है, गोदावरी नदी। और ये कितना जल अपवाह करती है, 6.4%। ठीक है जी, एक साल में 6.4% जल का अपवाह करती है, बाकी जल को ले जाती है कहाँ, बंगाली खाड़ी में। ठीक है, उसके बाद अभी जो आती है हमारी सिंधु नदी, कौन सी है जी, सिंधु नदी। आप सिंधु नदी गंगा नदी को सोच रहे होगे आप कि सबसे पहले पे गंगा नदी आएगी, नहीं। सिंधु नदी की बात करें तो इसका जो आता है, इसके बोलते हैं हम 4.3%। कितना है जी, 4.3%। कितना है, 4.3%। चलिए जी, 4.3% जल का वार्षिक अपवाह करती है सिंधु नदी। और इसी के साथ साथ हम बात करें आगे, तो भाई साहब ये हमारी जो नदी आती है इसको जो बोलते हैं हम, ठीक है, इसको बोलते हैं महानदी। ठीक है, हमारी जो महानदी है ये भी क्या करती है, जल का अपवाह करती है। और कितना करती है, तो इसे हम 3.6% जल का अपवाह करती है, इसे कहते हैं हम महानदी। और नंबर 6 पर जो आती है हमारी नदी, वो कौन सी है, वो है जी हमारी कृष्णा नदी। कौन सी है जी, कृष्णा नदी। अब आप कहोगे कृष्णा नदी, ठीक है, ये हमारी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, ठीक है, ये कितना करती है, 3.4%। देखिए इनको आप जोड़ लीजिए, जितना भी आएगा, जो बचा कुचा है, क्योंकि मैंने बताया था कि भारत में 200 मुख्य नदियां हैं जो अपने जल का अपवाह करती है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं से ही इन्हीं यही पूरा जल का अपवाह करती हैं, वार्षिक वितरण, वार्षिक अपवाह करती हैं, नहीं। इनके अलावा भी बहुत सारी नदियां हैं, ये 6 मुख्य हैं। सबसे एक पे आती है ब्रह्मपुत्र, सबसे नंबर 1 पे ब्रह्मपुत्र की जल का अपवाह करते, दूसरे पे गंगा, तीसरे पे गोदावरी, चौथे पे सिंधु, फिर महानदी, उसके बाद आपके कृष्णा नदी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हो सकता है कि आपको वीडियो आज बहुत अच्छी लगे, पसंद भी आए। पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और ज्योग्राफी के साथ मेरे, ठीक है, मेरे साथ ज्योग्राफी के टॉपिक को लेकर के मेरे साथ बने रहें। क्लास देखना ना भूलें, पर डे हमारी क्लास 8 बजे आती है, 8 बजे हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, और सभी के लिए जय भारत, और अपनी तैयारी अच्छे से करिए।